नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर खबरों की खबर। हम आपको वो खबर देने आए हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और हम उनकी खबर लेने वाले हैं जो अपनी हरकतों से समाज के लिए नासूर बन रहे हैं। खबरों की खबर में हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि सोशल मीडिया पर जिस रणवीर इलाहाबादिया को बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर देखा जाता है, जिसके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों लोग सब्सक्राइबर हैं, व्यूज आते हैं, उसने कैसे डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता का अपमान किया है, अश्लील भद्दे बेहूदे कमेंट किए। ये हमारी आज की बड़ी खबर है और अब कानून का शिकंजा उस पर कस रहा है। अगली खबर हम आपको यह भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस जाने से पहले छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा में ऐसा क्या कहा कि उनके सारे टेंशन दूर हो गए। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और प्रधानमंत्री ने उसके पहले परीक्षा पे चर्चा की है। हम आज की तीसरी खबर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल की हार पर भी आपको बताएंगे कि केजरीवाल की हार से कैसे अब आम आदमी पार्टी में हाहाकार बचा है और इसका राजनीतिक असर कहां तक पड़ सकता है। और हम आपको एआई की उस दुनिया में अपनी आखिरी खबर में ले चलेंगे जिसका महाकुंभ पेरिस में कल होने जा रहा है और उसकी सह अध्यक्षता के लिए खुद पीएम मोदी पेरिस पहुंच रहे हैं। हमारी आज की चौथी बड़ी खबर होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं रणवीर इलाहाबादिया और उसके जैसे उनके तमाम टीम के मानसिक दिवालियापन की खबर से। रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना, एक और उनके साथी हैं, के साथ डार्क कॉमेडी प्लेटफॉर्म इंडिया गॉट लेटेंट में अपने माता पिता के बारे में जो कुछ कहा, बेहद भद्दा, बेहद अश्लील, बेहद बेहुदा, इतना खतरनाक कि हम आपको उसको सुनवा भी नहीं सकते हैं। ये बेहद लज्जाजनक शब्द हैं। वो पारिवारिक मूल्यों के पूरी तरीके से खिलाफ है। रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा उसके बाद उस पर अब कड़ी कार्रवाई होने की मांग हो रही है। कुछ अदालत, कुछ जगहों पर उनके खिलाफ मुकदमे, एफआईआर दर्ज हो गए हैं। इस पूरी घटना को अगर आप विस्तार से समझेंगे तो आपको हमारी ये खबर देखिए, आपको समझ में आएगा कि देश के युवाओं को ये इन्फ्लुएंसर किस तरीके से, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। द रणवीर शो। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में अवार्ड मिला, डिस्रप्टर ऑफ द ईयर। बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह इस शख्स का नाम है रणवीर इलाहाबादिया, जिसके साथ साथ यूट्यूब चैनल्स हैं और 12 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब से ही जिसकी महीने की कमाई 35 लाख रुपए है। लेकिन अभी ये विवादों में है अपनी अभद्र भाषा को लेकर। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा वो हम आपको सुना नहीं सकते। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा है उसका लब्बो लुआब ये है कि हास्य के नाम पर माता पिता जैसे पवित्र रिश्तों को गाली दे दी। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा उसमें भारतीय परंपरा और संस्कृति से भद्दा मजाक है। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा है उसमें अश्लीलता को न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश हुई। इलाहाबादिया का बयान ऐसा था कि सोशल मीडिया पर आग लग गई। पुलिस को इस मामले में इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा और इंडियाज गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ भी शिकायत मिली है और जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस की एक टीम उस जगह पहुंची जहां शो रिकॉर्ड किया गया था। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे।
और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे। अगर मैं वो सामने आ जाए तो उठाकर उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाचा लगा सकता हूं उतने जोर से लगाऊंगा। इन सभी आरोपियों पर शो के जरिए गलत भाषा के इस्तेमाल और अभद्रता फैलाने का आरोप है, लेकिन सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये है कि घर परिवार के मूल्यों पर भद्दा प्रहार नहीं है। सवाल ये है कि माता पिता के संबंधों पर अश्लील मजाक क्यों? सवाल ये है कि क्या ये भारतीय संस्कृति पर हमला नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या खुद को इन्फ्लुएंसर कहने वाले सोशल मीडिया को प्रदूषित नहीं कर रहे? हालांकि जब सवाल उठा और विवाद बढ़ा तो इलाहाबादिया ने माफी मांग ली। I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इंसानियत के नाम पर इलाहाबादिया ने माफी तो मांग ली, लेकिन इस माफी से आगे सवाल ये चल रहा है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर के लिए माता पिता के रिश्ते भी अश्लील संबंधों से ज्यादा कुछ नहीं है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कुछ बात समझ लीजिए, हम जब न्यूज़ चैनल या न्यूज़ अखबारों में काम करते हैं ना, तो नियमों के दायरे में होते हैं, एक कायदे में रहकर काम करना पड़ता है, सरकार के कानून के संविधान के हिसाब से काम करना पड़ता है। ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये किसी भी दायरे में नहीं आते हैं। ये जो चाहे, जो जैसा भी चाहे सोशल मीडिया पे आकर बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लिख सकते हैं और इस तरीके से बेहुदापन परोस सकते हैं। आपको अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों पे इनका बहुत प्रभाव होता है, आप देखते होंगे कॉलेजेस में बड़े बड़े न्योते आते हैं इनके लिए, आइए हमारे एनुअल फेस्ट में आइए, सेमिनार में आइए। क्या समझाएंगे ये लोग जो किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए भी कोई ना कोई दायरा, कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई समीक्षा की जाए कि कैसे आपको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर या उस वेरीफाइड कैटेगरी में रखा जाए जिसकी वजह से आपको रोजी रोटी मिल रही है। आप अपनी रोजी रोटी के बहाने ना जाने कितनों को बुरे तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये जो समय रहना है, ये 2-3 हफ्ते पहले अमिताभ बच्चन के केबीसी के शो में आए थे। ये जो काली टी शर्ट में पीछे माइक लिए दिखाई दे रहे हैं, वो सबसे कोने में। दूसरे रणवीर इलाहाबादिया हैं, ये इनके करोड़ों फॉलोअर हैं। ये वो महान शख्सियत हैं, 2024 चुनाव के पहले कई केंद्रीय मंत्रियों के इन्होंने पॉडकास्ट किए थे, बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट किए थे, उन्होंने बुला के दिए थे। जब ऐसे लोग, जिनको बड़े बड़े लोग बुलाते हैं और फिर जब वो किसी मंच पर बैठते हैं और ऐसा बेहुदावन परोसते हैं, तो आज वो लोग भी सोचते होंगे कि किसको हमने इंटरव्यू दे दिया, किसके साथ हम बैठ गए। आपको थोड़ा सा विस्तार से और समझाता हूं कि रणवीर इलाहाबादिया है कौन और इनका इलाहाबाद से क्या मतलब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, जैसा कि हमने शुरू में दिखाया, पिछले साल ही इनको इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। रणवीर इलाहाबादिया एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यानी यूट्यूब पर वीडियो बना के काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इनका जो बियर बाइसेप्स के नाम से एक चर्चित शो चलता है और बियर बाइसेप्स के नाम से इनके हैंडल्स भी हैं। वो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हैं, बड़े बड़े लोग खुशी खुशी इनको इंटरव्यू देते हैं। इनके पेज पर जाएंगे यूट्यूब पर तो आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे कि कितने बड़े लोगों का इंटरव्यू ये कर चुके हैं। रणवीर इलाहाबादिया का असली नाम रणवीर अरोड़ा है। उनका इलाहाबाद या फिर प्रयागराज से कोई भी रिश्ता नहीं है। दरअसल इलाहाबादिया उसका पारिवारिक टाइटल है। ये ज्ञान वाले शब्द इल्मवादी से बिगड़ते बिगड़ते इलाहाबादिया बन गया। तो आज इलाहाबाद के लोग जो सोचते होंगे कि रणवीर उनके शहर का है, तो मान लीजिए रणवीर आपके शहर का नाम नीचा नहीं कर रहा है, वो तो रणवीर अरोड़ा है। इस रणवीर अरोड़ा उर्फ इलाहाबादिया ने समय रैना के डार्क कॉमेडी वाले शो इंडिया गॉट टैलेंट में भद्दी बातें की। डार्क कॉमेडी में ऐसे मुद्दों पर हंसी मजाक बनाया जाता है जिस पर समाज में खुले तौर पर बात नहीं होती, लेकिन इसमें हास्य बहुत बार बार हास्यास्पद हो जाता है, बल्कि कभी कभी घृणास्पद भी हो जाता है। इसी वजह से इंडिया गॉट टैलेंट में पहली बार ये शो विवादों में नहीं आया है। इसीलिए इसके प्रमुख जो समय रैना है, जो ब्लैक टी शर्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथ में माइक है, समय रैना पर भी कार्रवाई की बात होती रही है। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया के मुंह से अपने ही माता पिता के लिए निकली अभद्र टिप्पणी के बाद फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीतिक दुनिया तक अब ये चाहती है कि इन पर न सिर्फ FIR हो बल्कि गिरफ्तारी हो और इनके शो को लेकर भी कोई कदम उठाया जाए।
तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। देखो, हमारे देश की संस्कृति कोई भी खराब करना चाहता हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनकी गलतियाँ ज़्यादा है। आज आप देख रहे हैं कि यूट्यूब में रमी की याद आती है, तो क्या देश के लोगों ने जुआ खेलना चाहिए? देश की संस्कृति खराब करना चाहिए? क्यों नहीं ब्रॉडकास्टिंग जो मंत्रालय है केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी की सरकार का, वो क्यों नहीं ऐसी चीज़ों पे बैन करती है? लोग फंस रहे, लोगों की बर्बादी हो रही है। ऐसे वीडियो पहले भी बहुत सारे देखे हैं। इस तरीके के वीडियो देख देख के शर्म आती है। ऐसा लगता है कि ये सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में ये क्या होता जा रहा है हमारी युवा जनरेशन को, जिसमें इस तरीके के लोग जो हैं वो अपने माँ बाप को भी अब नहीं छोड़ते हैं। जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, इन इन्फ्लुएंसर का युवाओं पे बहुत असर होता है और युवा आजकल की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है। परीक्षाओं का वक्त चल रहा है, युवा इस तरह के वीडियोस देखते हैं, उन पर न जाने क्या असर पड़ेगा। लेकिन इस सबके बीच में एक अच्छी चीज़ आपको बताऊं, आपका व्यवहार, आपका डेली रूटीन, आपकी प्लानिंग, ये सारी बातें मिलकर तय करती हैं कि आप सफलता के कितने करीब हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा से ठीक पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ हर साल की तरह परीक्षा पर चर्चा की और उन्हें कई सारे टिप्स दिए। पीएम ने कुछ ऐसे मंत्र भी दिए जो सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के काम आ सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्यों आपको अलग बिठाया? इन लोगों में से कितनों को पहचानते हो? सर मोस्टली सभी को। तो सबको बुलाए घर पे? सब बुलाऊंगा जरूर। बुलाएंगे क्या, पहले से बुला रहा था। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। हाँ, तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, इसको ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं। क्या बोलते हैं? तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। हाँ, वाह। केरला में क्या बोलते हैं इसको? तिल का लड्डू कहते हैं। तिल के लड्डू बोलते हैं। वहाँ पे ये बहुत कम मिलता है। कम मिलता है? हाँ। अच्छा, और किसी को लेने का मन करता है? सर हाँ, ये बड़ा अच्छे लगे सर। प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच परीक्षा पर चर्चा होनी थी, लेकिन शुरुआत कुछ ऐसे हुई। अच्छा भैया बताइए, ये तिल गुड़ खाने का कौन सा मौसम अच्छा होता है? सर्दियाँ। सर्दियाँ। क्यों खाते हैं? शरीर को गर्म रखता है। यस सर। शरीर को गर्म रखता है। बच्चे परीक्षा में तभी अच्छा करेंगे जब वो सेहतमंद होंगे। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परीक्षा के चक्कर में स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यही चिंता हर माँ बाप की होती है और यही वजह है कि पूरी चर्चा के दौरान छात्रों को पीएम सर ने एक से बढ़कर एक टिप्स दिए और ये टिप्स सिर्फ बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों के भी काम आएंगे। मिसाल के तौर पर ये 5 बातें नोट कर लीजिए। खाना चबाकर खाना चाहिए। पानी चाय की तरह चुस्की लेकर पीनी चाहिए। दिन में एक बार धूप में जरूर बैठना चाहिए। गहरी सांस लेनी चाहिए और नींद पूरी करनी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते होंगे, जूस ले लेते होंगे। आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? यस सर। क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर। क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड। यस सर। ऑयली फूड। मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाई कर देता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है? यानी पानी का भी टेस्ट लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? यस सर। ऐसा नहीं करते होंगे, दौड़ते आते होंगे स्कूल में? नहीं सर। नहीं, देखिए सच बताना, यहाँ ऐसा मत करो। सच में सर। हम जैसे चाय चुस्की लेके भरते हैं ना, कभी पानी भी ऐसे पी करके देखना चाहिए। पीएम सर छात्रों से सवाल पूछते रहे, उनके जवाबों से ही नई नई बातें निकालते रहे। कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए के बाद बारी आई कि कब खाना चाहिए। सर शाम को अचार नहीं खाना होता, सलाद नहीं खाना होता। सलाद सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करीब हमारे 7 बजे से पहले ही खाना हो जाना चाहिए। ये जैन कम्युनिटी में भी बहुत फॉलो होता है क्योंकि हमारा जो पचन होता है वो ज्यादा अच्छे से होता है। हमारे लिए यहाँ देश में किसान कब खाते हैं? दोपहर को सर। जितना मैं किसानों को जानता हूँ,
सुबह 8 साढ़े 8 बजे भरपूर खा लेते हैं और फिर खेत में चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। दिन में कोई छोटी मोटी वहाँ कोई है खेत में वैसी कोई चीज खानी है तो खा लेते हैं और शाम को करीब 5-6 बजे आकर के सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। आप तो जाते ही कहते होंगे मैं तो अभी खेलने जाना है मुझे, या टीवी शो देखना है, या मेरा मोबाइल चेक करना है, और उसके बाद मम्मी अभी रहने दीजिए, अभी भूख नहीं लगी। नहीं सर। प्रधानमंत्री ने भोजन के बाद धूप, हवा और नींद की बात कही। आप भी सुनिए, क्योंकि बात हर परिवार के लिए और हर घर के लिए जरूरी है। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है, या ज्यादा नींद आ जाती है। एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है जी। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की बड़ी सुबह की हो, शाम, जो भी अपनी सुविधा, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जिसको डायरेक्ट सूरज लगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, ऐसे नहीं स्कूल जाते समय रात में धूप थी भाई, देख लिया धूप को, ऐसे नहीं, योजना से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए, इतना सांस जितना दम एकदम लगे फट जाएगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान ऐसा हुआ कि बीच बीच में पीएम सर छात्रों के सवालों के बदले में छात्रों से ही जवाब भी मांगते रहे। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर नहीं करते। नॉलेज मैटर। ऐसे ही सब टीचर परीक्षा की कोई जरूरत है? सर, आई थिंक दैट वन शुड रिमेम्बर दैट एग्जाम्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी एंड नॉट आवर डेस्टिनेशन। सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए, परीक्षा की टेंशन दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने क्रिकेट का क्या उदाहरण दिया, आप भी सुनिए। आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? बॉल को देखता है। अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है, चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। बातों बातों में राजनीति की भी चर्चा हुई। ये मौका कैसे आया, आप भी सुनिए। सर, आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं, खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊंगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा? अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है, तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे, अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मैं तेरी मदद कर, आइए टीचर क्यों हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद कर। आप जब उसको सहयोग करते हैं ना, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी एक पूछ लिया, अरे भाई आप बीमार लग रहे हो,
बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे क्या? तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये ठान लेना होगा कि समय को बर्बाद नहीं होने देना है। चैलेंज करना चाहिए, ये समझता क्या है, ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूं। ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले, अब लड़ाई शुरू करें। मन में एक भाव विजेता होना है मुझे। इस चर्चा के दौरान सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पीएम ने पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी जरूरी बातें बताई। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं, जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए, और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा, लेकिन यही जिंदगी नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने बचपन की एक कहानी भी सुनाई। मकसद ये था कि शिक्षक अगर मेहनत करे तो छात्रों पर सकारात्मक असर पड़ता है। मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे, शायद उनके हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई। और एक मौका ये भी आया कि पीएम ने खुद बताया अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई मंत्री होते तो कौन सा विभाग पसंद करते। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करें? तो मैंने जवाब दिया था मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए, और माँ बाप भी बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डाइवर्ट करें। परीक्षा पे चर्चा के दौरान कुछ कविताएं भी पेश की गईं। है एक आदमी है वो इस संसार के लिए दीपक बन गया, है एक आदमी है जो उसकी कष्टों को बल बनकर दूसरों की सुख के लिए दिन भर रात 24 घंटे परिश्रम किया। है एक आदमी है जो आज हमारी भारत की प्रधानमंत्री, जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए, हमको इंस्पायर करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए हमको खुशी दे रहे हैं, हमारी प्रियतम श्री नरेंद्र मोदी जी है। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और चलते चलते पीएम सर ने स्टूडेंट से जो कहा वो भी मजेदार रहा। अब हमारे लिए एग्जाम कोई टेंशन नहीं है, कोई एग्जाम का टेंशन नहीं, अब मार्क्स अगर कम आएंगे तो आप ठीक न किया, जीवन में सफल होना चाहिए, तो अब एग्जाम हमसे डरने लग जाएंगे। चलिए सबको बहुत धन्यवाद। यस सर। और घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। टीचर को मत डरा। नो सर। तो 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा है जिसमें उनका मनोबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बढ़ा रहे थे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में एक परीक्षा में और अव्वल दर्जे से पास हुए हैं खुद। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री के खाते में अब तक की बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। लेकिन इस चुनावी परीक्षा ने
अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फेल हो गए। अब केजरीवाल क्या करेंगे? पिछले 3 दिनों से जो कुछ वो कर रहे हैं, अगर उस क्रोनोलॉजी को देखिए तो साफ लगता है कि उनके सामने आपके राजनीतिक वजूद को बचाने की इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली में आपकी सत्ता का भट्टा भले बैठ गया और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट खुद हार गए। लेकिन आम आदमी पार्टी की सारी सड़कें उधर ही जाती हैं जिधर केजरीवाल रहते हैं। अब केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ मत्थापच्ची कर रहे हैं कि वजह क्या हुई इस भयानक हार की। जवाब मनीष सिसोदिया से ही सुन लीजिए। सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था। चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। केजरीवाल के घर पर बैठक में सारे दिग्गज पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे, संजय सिंह और संदीप पाठक भी पहुंचे। शनिवार को आपके खाते में दिल्ली की हार आई। रविवार को दिल्ली के तमाम नेताओं की केजरीवाल के साथ बैठक हुई। सोमवार को भी इसी बात पर वो सिर भिड़ाते रहे कि हारे कैसे। और मंगलवार को केजरीवाल पंजाब के नेताओं से बात करेंगे कि इतने जोर शोर के प्रचार के बावजूद हार कैसे। इन बैठकों के बीच सवाल ये भी है कि केजरीवाल आगे क्या करेंगे। फिलहाल वो एक साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोग नहीं चाहते। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली से इनको हो गया कि हमारा काम खत्म, झूठ के सारे कोई सरकार नहीं चलती। और मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, पॉलिटिकल आदमी ये नहीं कभी कहते कि इतने आएंगे इतने जाएंगे। कांग्रेस अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी और पंजाब में जल्दी मिड टर्म होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। और खुद अपने एमएनओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। केजरीवाल के सामने आज कई बड़ी चुनौतियां हैं। चैलेंज नंबर 1, दिल्ली के 22 विधायकों को एकजुट रखना। चैलेंज नंबर 2, पंजाब में सरकार की हनक बनाए रखना। चैलेंज नंबर 3, एमसीडी में मेयर पद कायम रखना। और चैलेंज नंबर 4, केजरीवाल का नेतृत्व कायम रखना। दिल्ली में केजरीवाल का किला ढहने के बाद इंडिया ब्लॉक की एक प्रमुख दीवार भरभरा कर गिर चुकी है। अब सवाल उठ रहा है कि इस विपक्षी गठबंधन का भविष्य क्या होगा। फिलहाल गठबंधन वाले अफसोस जता रहे हैं और बीजेपी चुटकी ले रही है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया, आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, 2 कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिली। ये सब बिखर जाएंगे। देखिए, इनका न सर था न पैर था, ये खाली मोदी जी को हराने के लिए जुटे थे। इनकी विचारधारा, विजन ही नहीं था। तो जिनके पास विजन ही नहीं, लोग कैसे जुड़ के रहे? एक दूसरे पे चीटाकशी कर रहे हैं। अरे लोग अभी लोग एक दूसरे का बाल नोचेंगे। दिल्ली में आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के सामने अब चुनौतियों का अंबार है। सत्ता में रहते समय जो समस्याएं आई, उससे भी ज्यादा समस्याएं अब विपक्ष में आएंगी। सवाल है कि आम आदमी पार्टी इससे कैसे पार पाएगी। दूसरा सवाल ये भी है कि सबसे तेजी से बढ़ता राजनीतिक पॉलिटिकल स्टार्टअप क्या फेल होने की कगार पर है। इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वो कहते ना कि जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है वो बहुत तेज़ी से नीचे भी आता है। लगभग यही हाल आम आदमी पार्टी का फिलहाल होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं महाकुंभ में लगे महाजाम की।
बीते 2 दिन सप्ताहांत था, वीकेंड था, शनिवार इतवार जबरदस्त भीड़ प्रयागराज में देखी गई। अब 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। आज राष्ट्रपति भी वहां मौजूद थी। जबरदस्त तरीके से इलाहाबाद में, प्रयागराज में आज का दिन भी जाम देखा गया और वो जाम सिर्फ शहर में नहीं है, शहर के चारों ओर है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज सुबह हालात ये थी कि प्रयागराज जाने वाले अलग अलग रास्तों पर, हाईवेज पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा था। प्रयागराज में कई स्टेशन हैं। एक स्टेशन का नाम है प्रयागराज संगम स्टेशन। उसको 14 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए प्रशासन ने बंद कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और आज उन्होंने संगम में पवित्र डुबकी भी लगाई। जितने भी लोग प्रयागराज जा रहे हैं सभी लोग ध्यान दीजिए। कटनी पुलिस आपसे निवेदन करने के लिए यहाँ खड़ी हुई है लगातार। पिछले हम 24 घंटे से जितने भी यात्री प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया करके पुनः विचार कर लीजिए। आगे कटनी के आगे जितने भी जिले हैं, मैहर, सतना, रीवा, यहाँ पे काफी मात्रा में जाम लगा हुआ है। सबसे पहले ये समझिए कि सोमवार की सुबह हालात क्या थे। महाकुंभ की ओर बढ़ रहे सारे रास्तों को देखिए। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट, कौशाम्बी। यानी 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले प्रयागराज से जुड़ने वाली सारी सड़कों का हाल बेहाल रहा। कई रास्तों पर 10 से 15 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। जाहिर है उन लोगों पर भी इस महाजाम का असर पड़ा जो किसी तरह स्नान में तो शामिल हो गए, लेकिन स्नान के बाद लौटते हुए दूर तक पैदल चलना पड़ा। यात्री बहुत पैदल चल रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है। कितना पैदल चलना पड़ा मैडम? बहुत 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। हाँ, व्यवस्था कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, पैदल चलना पड़ रहा है। बहुत कोई वाहन नहीं है आने जाने के लिए, और ये बाइक वाले 500-500 रुपए मांग रहे हैं थोड़ी सी दूर के। कोई सहयोग नहीं कर रहा है? कोई सहयोग नहीं कर रहा। 25-30 किलोमीटर चलना पड़ा। कहाँ पे उतारा आपको गाड़ी से? बस स्टैंड पे चला है ना, बस अड्डे पे। पैदल आ रहे हैं? वहाँ से किस बस अड्डे पे उतारा? कौन से पता हम जानते नहीं, हम नए आदमी है यहाँ पे, तो हमें पता नहीं कौन से बस पे उतारा था, इसलिए किराया भी खूब रहे हैं, ढुला भी खूब रहे हैं, साधन भी नहीं है कुछ भी यहाँ पे। रीवा से प्रयागराज को जोड़ने वाली सड़क पर दक्षिण भारत से पहुंचने वाले यात्री भी घंटों फंसे रहे। कल 5 बजे के, आज 5 बजे को जा रहा। कहाँ जा रहे हैं? कुंभ मेला। रास्ते में खाना पीना कैसे कर रहे हैं? लाए कुकर है, वाटर है, बॉटल्स। मैं महाराष्ट्र सिरपुर से आई हूँ और हम हमारी फैमिली के साथ आए हैं। हम यहाँ पे सब हमारे बनाने का जो सिस्टम है लेके आए हैं और हम कल निकले थे। प्रयागराज को जबलपुर और आसपास के इलाकों से जोड़ने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए पुलिस ने स्पेशल ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाया। हम लोगों ने अपने बॉर्डर्स को सील किया था, जिसमें मुख्य तरह पे जो बरगी से आने वाला ट्रैफिक था उसे बरगी टोल टैक्स के पहले सहजपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाला ट्रैफिक था उसको सहजपुर पर रोका गया था। इन दोनों ही जगहों को इस तरह से सिलेक्ट किया गया था कि लोग अगर वहाँ रुकें तो उन्हें वॉशरूम मिले, उन्हें पानी पीने के लिए मिले और खाने पीने की सुविधाएं हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित तरीके से उस ट्रैफिक को रोका गया था। जैसे ही कटनी का ट्रैफिक हमें क्लियर हुआ, हमने उन सभी ट्रैफिक को वहाँ से रवाना कर दिया। इसी कारण आज आप देख रहे हैं कि जबलपुर में कोई ट्रैफिक की स्थिति नहीं है। वैसे सोमवार शाम तक प्रयागराज में ट्रैफिक सामान्य हो गया। जो तस्वीरें आई वो सोमवार सुबह की तस्वीरों से अलग थीं। इस बीच प्रयागराज से निकलकर अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ देखी गई। प्रयागराज से अयोध्या की दूरी 160 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 10 से 12 घंटे तक लगे। इस बीच महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के बाद राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की और भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ संगम तट पर पहुंची राष्ट्रपति ने स्नान से पहले पक्षियों को दाना भी खिलाया। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। इस बीच किन्नर अखाड़े में छिड़े विवाद के बीच ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर का पद छोड़ दिया। ममता ने कहा है कि वो 25 साल से साध्वी हैं और आगे भी साध्वी ही रहेंगी। आरोप था कि ममता ने 10 करोड़ रुपए देकर महामंडलेश्वर की पदवी ली थी। हालांकि अब ममता कह रही हैं कि उनसे 2 लाख रुपए मांगे गए थे। मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़, न्यान, ये पैसा कोई न्यान से नहीं होता है। ममता कुलकर्णी को प्रयागराज महाकुंभ में 24 जनवरी को महामंडलेश्वर बनाया गया था। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका पिंडदान और पट्टाभिषेक कराया था। इसके बाद ममता को श्रीमाई ममता नंदगिरी का नाम दिया गया था, लेकिन इसके साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया था। और ये अब आपको महाकुंभ एक बार फिर लिए चलते हैं और प्रयागराज के स्टेशंस की जानकारी दे देते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो प्रयागराज जाना चाह रहे होंगे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी वहाँ पर क्या स्थिति है। तो कुछ चीज़ें साफ कर देते हैं, वो क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन हैं, इनमें से सिर्फ 1 स्टेशन को फिलहाल बंद किया गया है। बाकी 8 स्टेशन यात्रियों के लिए पहले की तरह खुले हुए हैं। आपको एक बार सभी स्टेशनों के बारे में बता देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। प्रयागराज जंक्शन ये वहाँ का बड़ा और मुख्य स्टेशन है, दिल्ली हावड़ा रूट पर है। सुबेदारगंज स्टेशन ये प्रयागराज जंक्शन से पहले का स्टेशन है। महाकुंभ को देखते हुए दिल्ली से आने वाली कई गाड़ियाँ यहाँ पर रोक दी जा रही हैं। प्रयागराज रामबाग स्टेशन ये स्टेशन वाराणसी जौनपुर वाले रूट पर आता है। एक और स्टेशन है प्रयागराज छिपकी स्टेशन, ये स्टेशन मुंबई रूट पर है। नैनी स्टेशन के आगे वाला स्टेशन है। महाकुंभ को देखते हुए मुंबई और कोलकाता से आने वाली गाड़ियां यहां पर रोकी जाती हैं। नैनी स्टेशन एक और स्टेशन है, यहां से मुंबई और कोलकाता रूट के लिए गाड़ियां अलग होती हैं। प्रयागराज संगम स्टेशन ये लखनऊ रूट वाला स्टेशन है और महाकुंभ नगर का जो मेला क्षेत्र है उसके पास ये स्थित है। इसी स्टेशन को 14 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है। प्रयाग स्टेशन ये लखनऊ रूट का एक और मुख्य स्टेशन है और प्रयागराज संगम स्टेशन बंद होने के बाद अब यात्रियों को इसी स्टेशन से गाड़ियां मिल रही हैं। एक और स्टेशन है फाफा माऊ स्टेशन, ये प्रतापगढ़ लखनऊ रूट का स्टेशन है जो प्रयाग स्टेशन के आगे आता है। एक और है झूंसी स्टेशन, ये वाराणसी रूट का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर लिए चलेंगे। प्रयागराज से आपको मैं सीधे लिए चलता हूं पेरिस, और पेरिस में क्या हो रहा है वो खबर जान लीजिए अब आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा पर अब खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच गए हैं। इमैनुअल मैक्रों के साथ वो एआई का जो महाकुंभ हो रहा है पेरिस में, वो उसमें खास मेहमान के तौर पर गए हैं। सह अध्यक्षता भारत करेगा इस एआई समिट में। प्रधानमंत्री और मैक्रों मिलकर इसकी अध्यक्षता संभालेंगे। इस सम्मेलन में अमेरिका और चीन समेत दुनिया के 90 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, लेकिन सबकी नज़रें भारत की तरफ टिकी हैं। ऐसा क्यों है? क्या एआई की दुनिया में भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों भारत की तरफ आशा भरी नज़रों से देखते हैं? अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्यों पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ हैं, तो इसको समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी चाहिए।
विमान की तरफ बढ़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम दुनिया के दो ताकतवर देशों के मजबूत रिश्तों की तरफ भी बढ़े कदम हैं। एक तरफ फ्रांस है, दूसरी तरफ अमेरिका है। लेकिन पहला कदम फ्रांस में पड़ेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भारत और फ्रांस के साथ भारत और एआई की दुनिया में भी हलचल मचा सकती है। फ्रांस और भारत के संबंध बहुत मजबूत है। आपको याद है वो दोनों को चेयर हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के। फ्रांस के पास प्राकृतिक साधन नहीं है, पर टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है और फ्रांस भी ये समझ गया है। जब से मैं वहां पोस्टेड था, मेरी पहली पोस्टिंग थी 1975, 76, 77 में, उस वक्त भी फ्रेंच लोग कहा करते थे कि भविष्य के लिए भारत की दोस्ती के बिना फ्रांस कुछ नहीं करेगा। वो मार्केट देखते थे। जिस एआई को हवा समझा गया, उस एआई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आसान शब्दों में बिल गेट को भी समझा दिया था, जरा ये सुनिए। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। पेरिस में एआई का शिखर सम्मेलन हो रहा है, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्षता करनी है। इससे आप समझ सकते हैं कि एआई शिखर सम्मेलन में भारत की अहमियत कितनी बड़ी है। फ्रांस एक्चुअली एक बायलैटरल विजिट नहीं है, हम जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी को एक को अध्यक्ष बनने का इनविटेशन दिया है। वो लोग एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहते हैं, एआई के ऊपर एक बड़ा समिट है, बहुत बड़ा मीटिंग है। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को इतना महत्वपूर्ण भूमिका दिया इसमें, तो बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि एआई तो अभी देश, पूरा दुनिया को बदल रहा है। और अगर हम एआई को अच्छी तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे और अगर एआई के सारे मामले पे जब अंतर्राष्ट्रीय नियम बना जाते हैं कि भारत की आवाज़ नहीं सुनी गई, तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा। तो ये बेस्ट है कि हम शुरुआत से ही हो वहाँ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लगता है कि भारत को एआई के मामले में अहम भूमिका निभानी है। मैक्रों ने भारत को एक महत्वपूर्ण देश माना जो एआई के विकास और उसके दुरुपयोग पर रोक में सार्थक भूमिका निभा सकता है। अमेरिका और चीन में एआई के लिए छिड़े युद्ध जैसी स्थिति में भी भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है। साथ ही पीएम मोदी की मौजूदगी भारत की तकनीकी ताकत को ग्लोबल फोरम पर उभरने के लिए एक मौका देगी। उससे पहले पेरिस के मशहूर एलिसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। 1 फरवरी को जब बजट पेश किया गया तो उसमें भी एआई पर पूरा जोर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कुछ कहा वो कितना अहम है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया था। मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। हमने स्कूलों में 10,000 टिंकरिंग लैब्स शुरू किए और आज उन टिंकरिंग लैब से निकले बच्चे रोबोटिक्स बना करके लोगों को चकित कर रहे हैं। ये एआई समिट उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और चीन जैसे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति छिड़ती दिख रही है। इन सब के बीच भारत अगले 2 सालों में यानी 2027 तक 5.1 अरब डॉलर यानी 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई और एनालिटिक्स में नौकरियों के 1.2 लाख मौके बनेंगे। जो दुनिया के बिजनेस लीडर हैं, उनका हिंदुस्तान के इनोवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास है। और अगर आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें या कोई भी दूसरी जो टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और अभी मेरे ख्याल में चैट जीपीटी के सैम अल्टमैन भी इंडिया आए थे,
और निवेडिया के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी पिछले 1 साल में कई बार, उनका तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है इंडिया के साथ। तो मुझे लगता है कि भारत कुछ प्रमुख देशों में से होगा जो एआई की जो रोड मैप है, जो भविष्य है, उसमें इंडिया का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा ऐसा मानना है। इस समिट में न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे हैं, न ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ऐसे में पीएम मोदी की मौजूदगी भारत और फ्रांस के रिश्तों को और भी मजबूती देगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बात हो रही है भारत और फ्रांस के संबंधों की। प्रधानमंत्री पेरिस पहुंच रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर भारत अगले 2 साल में भी एआई की दुनिया में 1,20,000 नौकरियां पैदा करने का दम रखता है और इस पर हजारों करोड़ खर्च करने की तैयारी में है, तो ऐसा क्यों है? एआई की दुनिया में भारत की ताकत को आप दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ की जुबानी समझिए। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का कहना है कि भारत एआई के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है दुनिया भर में। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा है कि एआई की दुनिया में अपार संभावना कहीं है तो वो भारत में है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का कहना है कि भारत में एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की पूरी क्षमता है। वहीं आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण का कहना है कि भारत बहुत तेजी से एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। इसीलिए कहा गया कि एआई भारत के लिए आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी लिख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस की यात्रा पर जाना दोनों देशों के संबंधों में मजबूती के लिए भी एक शानदार पहल है। फ्रांस उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने हमेशा से भारत का साथ दिया है। 1964 में भारत का पहला अंतरिक्ष समझौता फ्रांस के साथ हुआ था। 1974 में जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था तो वो फ्रांस की मदद से हुआ था। 1982 में जब भारत ने तारापुर न्यूक्लियर प्लांट को विस्तार देना चाहा तो उसके लिए यूरेनियम सप्लाई भी फ्रांस ने ही की थी। और 1983 में ही फ्रांस और भारत ने तय किया था कि दोनों द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू करेंगे। वो अभ्यास जारी है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका जैसे देश तो सैंक्शन लगाने में मशगूल थे, लेकिन तब भी भारत का समर्थन जिन देशों ने किया उनमें फ्रांस एक मजबूत देश था। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में गया था तब भी भारत के समर्थन में फ्रांस ने पाकिस्तानी प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था।